Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will be studying part 2 of our lecture on controlling, and this is lecture number 10 of the series of management theory and practice. Dear students, हमने अपने लेक्चर नंबर 9 में ये समझने की कोशिश की थी कि व्हाई इज कंट्रोल सो इम्पोर्टेंट। हमने बात की कि प्लानिंग कैन बी डन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द efficient achievement of goals and employees can be motivated through effective leadership. मगर ये सब कुछ करने के बावजूद आपको एश्योरेंस नहीं होती कि आपकी एक्टिविटीज एज पर योर प्लान्स मूव करेंगी और गोल्स अचीव अप कर सकेंगे। उसके लिए, उनकी अटेनमेंट के लिए, उनकी इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट। और इस पर हमने बहस की, हमने कुछ चीज़ों को देखा कि जो मैनेजर्स के फंक्शंस हैं चारों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, उनका आपस में क्या राब्ता है। फिर जो अपने कंट्रोल प्रोसेस था, जो क्या था, मेजरिंग, कंपेयरिंग एंड टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस, उनको हमने देखा। तो लेट्स रिवाइज इट once again for better consumption of you all. So, controlling, as we discussed, is the process of monitoring activities to ensure that they are being accomplished as planned and of correcting any significant deviations. ये corrections लगाने का नाम है, ये अपनी दुरुस्तगी करने का नाम है, ये तस्सीह करने का काम है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कंट्रोलिंग, we saw the purpose of control. तो वो क्या था? It is to ensure that activities are completed in ways that lead to accomplishment of organizational goals. अब यहां पर जो बात समझने की है वो ये है कि हमने ये यकीन करना है या ये यकीन अपने आप को, अपने एम्प्लॉयज को दिलवाना है कि जो हम एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, जो कंप्लीट करेंगे, इनका मकसद हमारे लेड डाउन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करना है। और जब ये सारा जो एक कारोबार है, जो तरीकाकार है, उसका पर्पस ही उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सो फिर हमने ये देखा कि जो मैनेजमेंट का लिंकेज बनता था कंट्रोल और मैनेजमेंट दरमियान, वो 3 चीजों के पर मोहित था। प्लानिंग, इसका मकसद ये कि जो कंट्रोल्स हैं वो मैनेजर्स को ये बावर कराते हैं कि उनके गोल क्या हैं, उनके प्लान्स क्या हैं, आया वो टारगेट्स के ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, और उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अब देखिए, आप एक पायलट जब जहाज चला रहा होता है तो उसके सामने एक कंट्रोल पैनल होता है। अभी उस कंट्रोल पैनल का मकसद पायलट को यह बताना है कि आया उस जहाज का जो कोर्स है, जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, क्या उसी समुद्र में है जिसमें से जाना है या कोई और है। अगर वो डेविएट करता है तो उन कंट्रोल से वो करेक्शन लगा के उसको वापस लेके आता है। उन्हीं कंट्रोल से वो जहाज को नोज को ऊपर करता है या नीचे करता है। उन्हीं कंट्रोल्स की मदद से वो उसको लैंड करवाता है।
और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मैनेजर्स को ये चीज समझने की अशद जरूरत होती है कि आया वो सही कोर्स पर, सही डायरेक्शन में और अपने बेंचमार्क्स को अचीव कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट हमने देखा कि एम्पावरिंग एम्प्लॉइज। ये जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, कोई चेक का सिस्टम है, कोई क्वालिटी एश्योरेंस का सिस्टम है, कोई QAA का सिस्टम है, ठीक, इन सब का मकसद एक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के ऊपर, मैनेजमेंट की ख्वाहिशात के बारे में। तो सो इस तरह आप एम्प्लॉयज को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एम्पावर करते हैं ताकि वो चीज़ों को समझें और उन चीज़ों को उस तरह आगे लेके चलें। एंड लास्ट जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज प्रोटेक्टिंग द वर्क प्लेस। दीज कंट्रोल्स दे एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन to enhance physical security and help minimize workplace disruptions। आप एक महफूज जगह बना देते हैं अपने अदारे को, अपने काम करने की जगह को। सो इन तीनों चीज़ों को हमने देखा। उसके बाद हमने जो एक लिंकेज है प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग के दरमियान, जो 4 हमारे मैनेजर्स के फंक्शंस हैं, जो रोल्स हैं उनके, जिन पर जो उनका हासा है, उनको हमने लिंकेज स्टैब्लिश किया। हमने देखा कि प्लानिंग क्या होता है, गोल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करते हैं, स्ट्रेटजीज बनती हैं, प्लान्स बनते हैं, उनके मुताबिक आप अपना स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, एक फैक्ट्री बनाते हैं, सरमाया लगाते हैं, लोग हायर करते हैं, कोई फॉरेन से आ रहा है, कोई इंटरनल है, कोई कारीगर है, कोई MBA है, कोई BBA है, कोई अकाउंट्स का है, तो उनको इकट्ठा करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का उसे शक्ल देते हैं। किसकी बुनियाद पर? उस प्लानिंग की बुनियाद पर। जब वो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो फिर आप लीडर्स सामने आते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के बिहेवियर्स को देखते हैं। किस लिए? ताकि आगे जाके वो अपने उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकें जो उन्होंने ले डाउन किए, उन एक्शंस को आपस में कंपेयर कर सकें जो वेरियस एक्शंस ले डाउन हैं, मेजर कर सकें, चीजों को क्वांटिफाई कर सकें। तो सो और फिर उन्हें किसके मुताबिक देखना है? उन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज और प्लान्स के मुताबिक जो प्लानिंग की फेज को दौरान आपने ले डाउन की थी। सो इट इज अ कंटिन्यूअस सर्कल जिसमें आपने मूव करना है। आप करेक्शंस लगाएंगे, वापस आएंगे, आप काम करेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे, स्टैंडर्ड्स को अचीव करेंगे, ऊपर जाएंगे तो भी गोल्स को डिफरेंट करेंगे, आप आगे बढ़ गए अपने गोल से। सो यू नीड टू रीडिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यू नीड टू रीफॉर्मुलेट योर स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसके ऊपर आपने फोकस करना है होता है। उसके बाद हमने जो 3 प्रोसेसेस से कंट्रोल के उनको देखा, और वो क्या थे? फर्स्ट वाज मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन वाज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ लेड डाउन स्टैंडर्ड एंड टेकिंग एक्शन टू करेक्ट डेविएशंस और इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या था कि इन दिस यू डिटरमिन व्हाट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज, कि है क्या। अ मैनेजर, आप लोग फर्स्ट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट, पहले हासिल करें कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या, आप कर क्या रहे हैं, उसके डिफरेंस को मेजर करें और उन डेविएशंस को करेक्ट करें। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोल, या कंट्रोल प्रोसेस। तो इसको हमने बड़ी तफसील में देखा। उसके बाद एक चीज जो मैंने आपको दिखाई थी, वो इसी को हमने एक
ग्राफिकल शक्ल में एक सर्कल में बताया कि मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस किससे होती है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल, डिवीजन, डिपार्टमेंटल या इंडिविजुअल जो होते हैं उन सबको वो एक दूसरे में कंपेयर करते हैं, जो ले डाउन स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेंचमार्क्स हैं और जो आप एक्चुअल कर रहे हैं। उसके बाद आप मैनेजरियल डिसीजंस देते हैं, एक्शंस देते हैं, क्या आया ये ठीक है या इसमें कोई डेविएशन है, कोई डेफिशिएंसी है, इसको करेक्ट करना है कि नहीं, उसका ये प्रोसेस चलता रहता है। ये कुछ फिर हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखे थे कि हाउ यू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वी सॉ दैट देयर मीडियम इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप खुद देखते हैं, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स जो आती हैं आपके पास उनको देखते हैं, ऑरल रिपोर्ट्स हैं, रिटन रिपोर्ट्स हैं एंड सो ऑन। फिर जो हमने एक ये मैकेनिज्म, एक फ्लो चार्ट देखा जो था कि मैनेजरियल डिसीजंस इन द कंट्रोल प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस में आप मैनेजरियल डिसीजंस कैसे लेते हैं। आपको मैंने दुराने लेक्चर भी ये बताने की कोशिश की कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा ये जो फ्लो चार्ट है बेसिकली ये क्रक्स है हमारे उस पूरे लेक्चर का। बच्चों ये जो फ्लो चार्ट है इट समराइजेज द डिसीजंस a manager makes in controlling. I repeat, this flow chart, it summarizes the decisions a manager makes in controlling. अब देखिए ना, the standards जो हैं वो गोल्स हैं जो आप डेवलप करते हैं किसमें, प्लानिंग फेज के दौरान, isn't it? हमने यही पढ़ा ना कि हमने जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप क्या करते हैं, आप जो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आप अपनी प्लानिंग फेज में, स्ट्रेटजीज, प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ये आप प्लानिंग फेज में बनाते हैं, बना लिए। अभी आपने उसके अगेंस्ट आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंसेज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो ले किए हुए हैं आपने, आप उनको उनके अगेंस्ट मेजर करना शुरू कर देते हैं। अब जब मेजर करते हैं तो आप देखते हैं कि क्या जो स्टैंडर्ड आपने ले डाउन किया है आया वो अचीव हो रहा है, वो अटेन हो रहा है। अगर तो आपका जवाब हाँ में होता है तो आपने और कुछ नहीं करना, यू हैव टू डू नथिंग एंड यू स्ट्रेट अवे मूव बैक टू मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप स्टैंडर्ड वापस आ जाते हैं, उसको एक सर्कल चलना शुरू हो जाता है। मगर अगर आपका जवाब ना में है कि स्टैंडर्ड अटेन नहीं हो रहा, तो आप देखते हैं क्या जो ये डेविएशन है, जो फर्क है, क्या ये एक्सेप्टेबल है आपको? थोड़ा बहुत फर्क है अगर तो क्या एक्सेप्टेबल है आपको? अगर आपका जवाब हाँ में है कि हाँ जी मुझे ये एक्सेप्टेबल है, तो यू डू नथिंग अगेन एंड यू मूव बैक टू दी प्रोसेस, और प्रोसेस आपका चलना शुरू हो जाता है या चलता रहता है। अगर इस केस में भी आपका जवाब ना में हो, इनकार में हो, तो आप देखते हैं सवाल, अगला सवाल आप करते हैं कि चलो ये वेरिएशन तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर क्या ये स्टैंडर्ड मुझे एक्सेप्टेबल होगा? इस वेरिएशन का जो रिजल्टेंट है क्या मुझे एक्सेप्टेबल है? आप कहते हैं यार ठीक है, इट इज गुड इनफ। आप उसमें ये करते हैं, अच्छा तो यू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ वेरिएशन। हाँ के रिजल्टेंट में आप उसकी वेरिएशन की कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। यू करेक्ट द परफॉर्मेंस, करेक्ट करके अपने प्रोसेस को जारी रखते हैं। मगर अगर यहां पर आपका जवाब नफी में हो कि जी मुझे स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, ये डेविएशन ज्यादा है, दिस स्टैंडर्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल, देन यू गो फॉर रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड, यू गो बैक टू योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, वापस जाके आप ये प्रोसेस एक नए सिरे से शुरू करते हैं। सो दिस इज हाउ
this complete flowchart works. I am sure आप इसको देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. Now let's move to part 2 of our lecture number 10. आज हम ज़्यादा बात फाइनेंसेस की करेंगे कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस क्या है. तो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स. सॉरी, इस नज़ला ज़्यादा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा आई मे बी नॉट एबल टू टीच यू एज वी डू नॉर्मली. सो टाइप्स ऑफ कंट्रोल. देखिए, जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करने के. कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो वो कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले करते हैं, यानी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी. कुछ ऐसे कंट्रोल होते हैं जब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके दरमियान में या उसके प्रोसेस के अंदर रहते हुए वो कंट्रोल इफेक्ट करते हैं, उसको ड्यूरिंग द प्रोसेस कहते हैं. और कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं विच यू एनफोर्स आफ्टर एन एक्टिविटी हैज बीन कंप्लीटेड. अब इसको हम जरा स्ट्रक्चर्ड करते हैं. द फर्स्ट टाइप, जो बिफोर एन एक्टिविटी वाली बात हमने की, इसका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. क्या काम है? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. जो दरमियान वाली बात हमने की उसको हम कहते हैं कंकरेंट कंट्रोल. कंकरेंट का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग, हैपनिंग, ये हो रहा है या हो रहा है, जो होती है कि इस वक्त इट इज स्टिल इन प्रोसेस. एंड द लास्ट क्या कहा था? आफ्टर एन एक्टिविटी, उसको हम कहते हैं फीडबैक कंट्रोल. आइए हम इनको अभी एक एक करके देखते हैं. जो बिफोर एन एक्टिविटी के कंट्रोल्स हैं, यानी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, स्टूडेंट्स, दीज आर द मोस्ट डिजायरेबल टाइप ऑफ कंट्रोल. ये सबसे ज्यादा जो ना आप इफेक्टिव कंट्रोल्स वो होते हैं जो पहले आप करते हैं. क्यों? दे प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज इट टेक्स बिफोर द एक्टिविटी हैज स्टार्टेड. आप प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट कर लेते हैं. मसलन आपने लाहौर जाना है, ठीक है, आप अपनी गाड़ी पे जाना चाहते हैं, ठीक है. आप जैसे गाड़ी में बैठते हैं, सफर शुरू करने से पहले ही यू कम टू नो दैट इसकी ब्रेक काम नहीं कर रही. तो यू हैव एंटिसिपेटेड अ प्रॉब्लम कि मुझे रास्ते में प्रॉब्लम होगी. वी मे बी स्टक इन द मिडवे, तो सो आप उसको पहले ठीक करवाएंगे और फिर अपना सफर शुरू करेंगे. सो ये एंटिसिपेटरी, जो आप एंटिसिपेट करते हैं प्रॉब्लम्स को. द सेकेंड वन, एज इट्स नेम इम्प्लाइज, जो नाम को देखें ना आप, कंकरेंट, जारी प्रोसेस के दरमियान. एज इट नेम इम्प्लाइज, इट टेक्स प्लेस व्हाइल अ वर्क एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस. मैं वही गाड़ी वाली मिसाल दूंगा. आपने रावलपिंडी से लाहौर का सफर शुरू किया, आपने गुजर खान या गुजरात के नजदीक पहुंचे, तो आपको फील हुआ कि आपकी गाड़ी थोड़ा सा हीट अप हो रही है. तो इंस्टेड ऑफ के यार खैर है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, और गुजरावाला जाके गाड़ी आपकी बैठ जाए, तो उसके बाद आपने वहीं पर जो पहला मिस्त्री आपको नजर आया, जो मैकेनिक नजर आया, वहां पर अपनी गाड़ी पार्क की और उसे कहा मेरी गाड़ी को चेक कर दो, इसको ठीक कर दो, मैंने आगे लंबा सफर करना है, मेरा प्रोसेस लंबा है.
मेरा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। सो आपने गाड़ी ठीक कराई, आप गाड़ी में बैठे और निकल गए। सो दिस इज कंकरेंट कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल, आप लाहौर पहुंचे, आपने कहा मुझे आज गाड़ी ने तंग किया है, थोड़ा हीटअप भी हुई, ब्रेक का भी इशू था, तो लेट्स गेट इट चेक्ड थॉरोली कि यार ये क्यों इशू क्यों कर रही है। तो सो वो आपने जो फीडबैक कंट्रोल था प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद। अभी इन्हीं को जब आप फाइनेंस में या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करते हैं तो वो कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। आपने एक केमिकल की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आपने जो उसका वेस्ट है वो एक नाले में थ्रो करना है। फैक्ट्री का काम शुरू होने से पहले आपको ये रियलाइज होता है कि इस नाले का पानी तो फलान डैम में जाके गिरता है जो किसी आबादी को पानी सप्लाई होता है। तो सो यू इमीडिएटली go for an alternate method of disposal of that waste, ताकि आप इंसानी जानों से खेल ना सके। आपने प्रोसेस शुरू की है, आपकी फैक्ट्री का धुआं जो था वो आपको महसूस हुआ कि यार ये गड़बड़ है, ये धुआं पोल्यूशन में इजाफा कर रहा है। सो यू गो फॉर ग्रीनिंग योर इंडस्ट्री। इसी तरह जब आपने काम मुकम्मल कर लिया, अपना एक प्रोसेस से चल पड़े, काम चलना शुरू हो गया, तो हम देखें यार कि वी नीड टू प्लांट ट्रीज अराउंड द फैक्ट्री टू मेक द एनवायरनमेंट ग्रीनर एंड क्लीनर। तो ये एक सादा सी मिसाल दी आपको ताकि आप इस चीज को समझ सकें। नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल्स की हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल कंट्रोल्स। जो मैं आज ये इन फाइनेंस और इनके ऊपर ज्यादा जोर ही दूंगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जनरली हमारी कंट्रोल्स होते क्या है। फाइनेंस में जो लोग फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करेंगे वो इन चीजों को जरा बारीकी से देखेंगे, एंड दैट्स हाउ द थिंग्स मूव। सो जब फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात करते हैं तो एक चीज हमारे जहन में आती है कि एवरी बिजनेस वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट। ये याद रखिए कि हर बिजनेस की बुनियाद प्रॉफिट है। टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल ऑफ earning a profit, managers need financial controls, and these controls are the most important controls. I repeat, they are the most important controls. मिसाल के तौर पर वो देखेंगे कि मेरी माहाना इनकम क्या है, मेरे खर्चे क्या है, मेरी सहमाही इनकम क्या है, मेरे खर्चे क्या है, मेरे ओवरहेड्स क्या है, एंड सो। तो इसमें कुछ ट्रेडिशनल कंट्रोल्स होते हैं। आइए मैं बहुत तफसील में जाए बगैर कुछ चीज़ों को ज़रा देखूंगा। हम कुछ रेशोज को देखते हैं, मसलन लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या है? ये जो ऑर्गेनाइजेशंस की एबिलिटी होती है जो अपनी करंट डेट, जो कर्जे होते हैं उनको मीट करने के लिए, जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको मीट करने के लिए जो उसकी काबिलियत होती है उसको लिक्विडिटी कहते हैं। अब ये मेजर कैसे करते हैं? ये आप मेजर करते हैं जो करंट एसेट्स हैं आपके, जो कुछ आपके पास है, और जो कुछ आपने देना है जो आपका नहीं है, उनसे तकसीम करके जो आपके पास आता है वो आपकी लिक्विडिटी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जो फाइनेंस के लोग हैं वो इस चीज को बेहतर समझ सकें। फिर अगली है लिवरेज। लिवरेज आप कैलकुलेट करते हैं, यू डिवाइड योर टोटल डेट बाय टोटल एसेट। देखिए मेरा डेट है, मैंने 1,000 रुपया देना है और मेरे पास एसेट 20,000 रुपए के हैं, तो जो बचेगा वो मेरा लिवरेज होगा। मैं इतना अपर हैंड रखूंगा। अगर ये माइनस में होगा तो देन यू आर इन क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल फेज में है। फिर एक्टिविटी हम मेजर करते हैं, ये होती है सेल्स बटा इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री क्या होती है कि आपकी पास तैयार माल क्या है, खाम माल क्या है, इस वक्त जो पड़ा हुआ है, सेल्स कितनी हो गई है, ठीक है, वो आपकी एक्टिविटी बताती है आपको। एंड लास्टली प्रॉफिटेबिलिटी, ये वो नेट प्रॉफिट है जब तमाम चीजें जो टैक्सेस वगैरह देने के बाद आप सेल्स में से डिवाइड करते हैं। मतलब आपका नेट प्रॉफिट आ गया 1000 रुपया और टोटल सेल्स आपकी जो थी उसके हिसाब से आपने उसकी आप रेशियो निकालते हैं। और ये रेशियोज आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है किसी भी अदारे की, उसको आपको मेजर करने में आसानी रहती है और आसानी पहुंचाती है। अब सॉरी, अब ट्रेडिशनल कंट्रोल्स के बाद नाउ विल सी जो अर्निंग्स हैं उनको मैनेज करने का, या मैनेजिंग अर्निंग्स की हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, a practice that has come under increased scrutiny is managing earnings, कि जो अर्निंग्स को मैनेज करने के तरीके सबसे ज्यादा स्क्रूटनी होती है किसी भी अदारे में। When institutions or organizations they manage earnings, वो क्या करती हैं, वो अपनी इनकम को टाइम करती हैं, अपने एक्सपेंसेस को टाइम करती हैं टू एनहांस करंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उसका रिजल्ट क्या होता है, दैट गिव्स एन अनरियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये शायद थोड़ी मुश्किल बात हो, मगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मसलन आपने एक सीईओ रखा, उसकी तनख्वाह 20 लाख है। अब उस 20 लाख को आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से साइड पे रखते हैं, उसको आप टाइम करते हैं, उसको आप मैनेज करते हैं, ठीक है, उनके जो कंपनसेशन प्रोग्राम्स हैं उसको आप डेफर करते हैं। क्यों? जो डेफर्ड कंपनसेशन होती हैं वो दे डज नॉट हैव टू बी काउंटेड एज अ करंट एक्सपेंस। तो इसको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं, ये फाइनेंशियल लोग जरा बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं। तो वही मेरा मकसद इसको आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देना था। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी, ये एक छोटी सी जो खास चीज देखेंगे कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है ये क्या है और ये क्या करती है। इस अप्रोच की बदौलत मैनेजर्स दे डेवलप गोल्स इन ईच ऑफ द 4 एरियाज जो आपको मेंशन है, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेसेस एंड people, innovation, growth or assets. Students, managers, they use the balanced scorecard approach to evaluate organizational performance from more than just a financial perspective. वो खाली एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात नहीं करते, वो कस्टमर की बात भी करेंगे, वो इंटरनल प्रोसेसेस की बात भी करेंगे, और वो पीपल, लोगों की, इनोवेशन की, ग्रोथ की, एसेट्स की, वो तमाम की बात करते हैं। सो वो इस बैलेंस स्कोर कार्ड बना के पर हर एक को एक किसी भी स्केल के, जैसे हम लिकेट स्केल को पढ़ते हैं 1 to 10, वो स्कोरिंग करके तो अपनी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं, एंड और उसी की बुनियाद पर फिर वो अपनी करेक्शंस लगाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो है इंफॉर्मेशन कंट्रोल्स। माइंड इट,
managers need the right information at the right time, and please listen carefully, and in the right amount to monitor the and measure organizational activities and performance. मैनेजर को जब तक सही इतला सही वक्त पे और सही मिकदार में नहीं मिलेगी, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के कंट्रोल को ना तो वो स्टीयर कर सकेगा, ना मॉनिटर कर सकेगा, और ना ही अपने कंट्रोल्स को इफेक्टिव कर सकेगा. सो he needs to have comprehensive and secure controls in place. क्या करेगा? अब ताकि इंफॉर्मेशन से मिल सके, ताकि उसको इंफॉर्मेशन को वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सके. इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज जो इस्तेमाल होती है अदारों में, वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये क्या है? इट्स अ सिस्टम which is used to provide managers with needed information on a regular basis. ये एक ऐसा सिस्टम है जो रेगुलर बेसिस पे मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देता है. देखिए, ये किसी भी शक्ल में हो सकता है. आपने रिसोर्स प्रोग्राम एक बना लिया, एक आपके पास आपके डेस्कटॉप के ऊपर, आपके डैशबोर्ड के ऊपर चीजें अवेलेबल हैं कि हु इज डूइंग व्हाट. आप ई फाइलिंग सिस्टम शुरू कर दें तो आपको पता होगा कि किस आदमी ने किस एक फाइल पर कितना टाइम लगाया. आप यूएई की मिसाल दें, दे आर रनिंग एन ई गवर्नमेंट. वो अपने घरों में बैठ के अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं थ्रू ई प्रोसेसेस. तो ये सारे जो हैं ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शाखें हैं कि आपको पता हो कि आदमी कितने बजे आया. कैसे पता लगेगा? आपने थंब इंप्रेशन लगाया, बायोमेट्रिक की, तो यू नो इट कि आज इरम 8 बजे ऑफिस आई और 4 बजे गई. ये तो आपको पता लग गया, मगर उसने अपने कंप्यूटर पे कितनी देर काम किया, अपने लैपटॉप पे कितनी देर काम किया, और किस किस सब्जेक्ट पे काम किया, ये भी डेटा बैंक बताता है. अगर आप किसी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो जो आइटम्स आपने बनाई, जो आपके पास से गुजरी, वो बताएंगी कि आज जवानज़ादा ने, ठीक है ना, 70 जो बॉटल्स थी उनको टैगिंग की, एंड सो you need not to go in every nook and corner to observe what a person is doing. So see, these management information systems, when are placed in organizations, they give you different types of information, facts. ठीक है, वो कस्टमर्स की फीडबैक भी आ जाएगी. ठीक है ना, आप मोबाइल पर घर बैठे हुए किसी को स्टार दे रहे होते हैं, किसी को 2 स्टार दे रहे होते हैं, किसी को यस कर रहे होते हैं. सो यू आर गिविंग फीडबैक टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज. सो ये वो सिस्टम है जो आज कल दे आर वेरी इफेक्टिव टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग द प्रोसेसेस. नाउ मूविंग अहेड, नाउ विल सी द बेंचमार्किंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस. बहुत पहले हमने इसको देख चुके हैं कि बेंचमार्किंग क्या है. अपने कोई गोल सेट करना, कोई अपना एक ऐसी स्टैंडर्ड्स को सेट करना. क्या मैं मोबाइल बनाना चाहता हूं, मैं मोबाइल फैक्ट्री लगानी, माई बेंचमार्क है कि यार मैं सैमसंग या नोकिया के बराबर का बनाऊं. अगर आपने स्टैंडर्ड ही सेट किया यार कि मैंने क्यों मोबाइल के स्टैंडर्ड का बनाना है, तो देन यू मे नॉट बी एबल टू अचीव दैट स्टैंडर्ड, मगर उससे नीचे ही जाएंगे. सो हमेशा बेंचमार्क वो सेट करें जो एक नमूना हो,
जो बेहतर हो, और उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे, अपनी ह्यूमन रिसोर्स सेट करेंगे, अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड यू विल बी शाइनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट एंड और प्लानिंग, इन वट एवर फील्ड यू आर. सो बेंचमार्किंग हमेशा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो एक्सीलेंस स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस हैं, उनको सामने रख के बनाइए, सो दैट, और अपनी कैपेबिलिटीज को भी देखें, अपनी क्वालिटीज को देखें, ताकि आपके जो गैप्स हैं वो कम से कम हो, ताकि आपको अपनी चीजों को रिवाइज कम से कम करना पड़े. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थोड़ा सा दो कुछ चीज़ें और हैं जिनको मैं जनरली टच करूँगा. विल नॉट गो इनटू मच डिटेल, जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड्स. कुछ क्रॉस कल्चरल इश्यूज हैं, हम इनको कंट्रोल बात करते हैं. मैं जनरल बात करूँगा इनके ऊपर. स्लाइड्स आर विद यू. हम जब टेक्नोलॉजी में आते हैं तो देयर आर टेक्नोलॉजी का बड़ा फ़र्क है इन अनडेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज. सो हम जब लोग ये मूव करते हैं एक कल्चर से, टेक्नोलॉजिकल कल्चर से दूसरे कल्चर में, तो थोड़ा सा लोगों को इश्यूज आते हैं, चीज़ों को समझने में अडेप्टेबिलिटी के इश्यूज आते हैं. सो यू नीड टू गिव टाइम टू दोज पीपल हु आर ज्वाइनिंग यू फ्रेश. ठीक है. इसी तरह एक आदमी अगर टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्री से आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है, तो ही ऑल्सो बी नीडिंग सम टाइम टू एडजस्ट विद योर एनवायरमेंट्स. सो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आदमी भी आते साथ ही आपके माहौल में फौरन वो एडजस्ट हो जाएगा. दे एट टाइम्स कुछ लाइसेंसिंग के इशू आ जाते हैं टेक्नोलॉजी में, एंड सो ऑन. सो यू नीड टू सी कि हम जो तीन तरह के ये अनडेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन लोगों के मजाजों में फ़र्क होता है, हमारे कल्चर में फ़र्क है, हमारा चीज़ों को देखना वो फ़र्क है. तो उन चीज़ों को सामने हमेशा रखिए. फिर जो वर्क प्लेस कंसर्न्स हैं, ये एक नया इशू है जो आजकल के वक्त में शायद जो हम जैसे ममालिक हैं उनमें कुछ ज़्यादा है, डेवलप कंट्रीज में कम है. कहीं पर वायलेंस भी है, कहीं प्रॉपर्टी की थेफ्ट है, हैरासमेंट है, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी. हमारा तो देखें, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का हमारा कोई निज़ाम है नहीं. हम जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है वो शेयर भी करते हैं, एहतियात नहीं करते. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर वंस यू आर वर्किंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस. कॉन्सेप्ट्स, प्लान्स, जो उसके स्ट्रेटजीज हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखें, और ये भी देखें कि उस मुल्क के कवानीन क्या है इनके मुताबिक. देयर ऑर्गेनाइजेशन वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स, स्पेशली जो DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या इनसे रिलेटेड लोग होते हैं हर मुल्क में. वहाँ पर ये सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सख्त कवानीन हैं. इसी तरह हमारा हैरासमेंट का इशू है लोगों का. सो ये कल्चरल वेरी करते हैं. तो इसमें जब मैनेजर जब भी कंट्रोल इम्पोज करता है, कंट्रोल अफेक्ट करता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर, द सिस्टम ऑफ दैट सोसाइटी जो प्रिवेलिंग है, उन चीज़ों को सामने रख के आप चलते हैं. एक बड़ा मसला एम्प्लॉय कंट्रोलिंग, जो एम्प्लॉय की थेफ्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए देखें, सबसे पहले तो पहली बात है कि आपने अपने लोगों को एजुकेट करना है कि ये अदारा आपका है, दिस इट बिलोंग्स टू यू, प्लीज वर्क फॉर इट्स बेटरमेंट, और इसका जो फायदा होगा अदारे को, वो फायदा इन रिटर्न आपको मिलेगा. ठीक है. ये तो है पहले की बात शुरू में. ठीक है. एजुकेट करना, ट्रेन करना, ठीक है, बार बार उनको बताना, और अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है उसको बीफ अप करना, उसको स्ट्रेंथन करना, वो तो आप कर लिया. मगर इसके बावजूद भी अगर चीजें चल रही हैं तो फिर क्या करें? लोगों को ईगो हर्ट ना करें, उनको ह्यूमनली ट्रीट करें.
उनको रिस्पेक्ट दें, डिग्निटी के साथ उनसे बात करें, उनको बार बार करें, ठीक है। फिर चीज़ों को ज़रा सिक्योर करने की कोशिश करें। जैसे अब कंप्यूटर्स का लॉक्स आते हैं, टेबल के साथ लॉक लगा दिया कंप्यूटर, वहाँ पर लॉक है, हार्ड ड्राइव्स हैं एंड सो ऑन। मगर फिर भी बात नहीं आती, तो देन यू हैव द ऑप्शंस कि जो हैं उनको बाहर निकाल दें, इन्वेस्टिगेट करवाएं, एंड हम एशियाई ज़बान में कहते हैं कि एक आध को मिसाल बनाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आखिरी मैंने बात की, ये हमारे लिए है। सो इसके बाद एक और चीज़ जो आजकल ज़्यादा देखी जा रही है, दैट इज़ द वर्क प्लेस वायलेंस। It may not be very particular to the environment of Pakistan, but you then, while most of us they prefer going abroad to work, and आजकल का ट्रेंड भी है, तो उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आजकल क्या है, ये जो दूसरों पर शोर करना, गुस्सा करना, गाल गलोच करना, ये इट इज ऑलमोस्ट 42% ऑफ द टोटल। अपने साथी लोगों पर शोर शराबा करना, ठीक है। फिर इवन फिजिकल वायलेंस और लोगों को मारना या चोट लगाना, ये भी अच्छा खासा है, ठीक है। या डैमेज करना फर्नीचर को, मशीन्स को। सो ये एक परसेंटेज है जो डिफरेंट स्टडीज को सामने रख के ये बनाई गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, with this we come to the end of today's lecture on controlling. We tried to understand various types of controls, जिसमें फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट और फीडबैक कंट्रोल्स थे। फिर हमने कुछ फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात की, जिसमें लिक्विडिटी, लेवरेज, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को हमने डिस्कस किया। थोड़ा हमने बैलेंस स्कोर कार्ड को और इंफॉर्मेशन कंट्रोल्स जो हैं, जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसकी बात की हमने, और बेंचमार्किंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस और कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज की भी बात की। Dear students, we are almost over with our this lectures of management theory and practice. We are left with one lecture which will be held on Tuesday next. Inshallah, during that lecture, we will try to revise whatever we have studied in these 10 lectures and the workshop which we had. It is expected, and it will be a pleasure for me if you forward me questions on the WhatsApp group which we have, or you can even drop an email to me if you have any queries or problems in any of the lecture. So that will be easy for me to address those questions instead of just giving you a lecture and giving you slides that may not suffice. तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग अपने सवालात मुझे भेजें, ताकि मैं उन सवालात के जवाब की सूरत में स्लाइड्स बना के और आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं। That will be more beneficial for you also, and will enable me also to understand how much you have understood whatever we have studied in this semester. Allah bless you. इसके साथ ही एक बात, घर पे रहिए, अपने हाथों को बार बार धोइए, अपनी हाइजीन का ख्याल रखिए, मेल जोल से परहेज करें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और इस वबा जिसका हम सब शिकार हैं, इससे खुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।